नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इसमें से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है ना। सार संग्रह है ना, सार संग्रह लिया गया है। अच्छे 20 क्वेश्चन लिए गए हैं MCQ, जो हमारे है ना मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। STET, CTET है ना, UP टेट, ये सभी के लिए है ना। जितने भी टीचर एबिलिटी हैं केंद्रीय विद्यालय, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाल विकास, है ना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं हम। आपके अनुसार शिक्षण है ना, आपके अनुसार शिक्षण क्या है। एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक है ना आंसर है, BC दोनों है ना। तो क्या है, एक कला भी है और एक आंसर भी है ना। तो उत्तर हमारा D सही होगा। B और C दोनों सही है ना। एक कला है और एक डांसर भी है ना, डांसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। फ्रोबेल से, डीबी से, किलपैट्रिक भी इनको बोलते हैं, जॉन डीबी को, आर्मस्ट्रॉन्ग से, मैकडूगल से, है ना। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीबी या किलपैट्रिक से, उत्तर हमारा जॉन डीबी या किलपैट्रिक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम है ना सिद्धांत किसने दिया। पदानुक्रम सिद्धांत है ना किसने दिया था, है ना। तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है ना किसने दिया था। मास्लो ने है ना, मास्लो नामक वैज्ञानिक ने मानव आवश्यकताओं को पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। 1990, 1993, 1998, 2000, है ना। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है ना 1993 में लागू किया गया था, है ना। 1900 प्राथमिक शिक्षा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था। बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। किसके द्वारा दिए गए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो वाइगोत्स्की, इसका सही उत्तर हमारा वाइगोत्स्की होगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6। शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है। अच्छे नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी, है ना। तो ये हमारे सभी आंसर सही होंगे, है ना। अच्छा नागरिक बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है, ऐसे व्यक्तियों ने जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये भी सही है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी सही है ना। तो उपयुक्त हमारा D सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7। फ्रोबेल ने किस खेल पर बल दिया था। फ्रोबेल ने गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, ये सभी, है ना। तो फ्रोबेल ने गेंद के खेल पर अधिक बल दिया था। किस पर, गेंद के खेल पर। ठीक है, सही उत्तर हमारा गेंद का खेल। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, किसने किया था। जूड ने, राइस एवं कर्नमैन, विलियम बोल्ट, कोलिंग्स एवं ड्रेवर, किसने किया था। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम है ना विलियम बोल्ट ने किया था। किसने, विलियम बोल्ट ने, है ना। सही उत्तर हमारा विलियम बोल्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। पुनर्बलन का एक प्रकार कौन सा नहीं है, देखना है, नहीं है ना। कौन सा नहीं है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कोई नहीं है ना। सही उत्तर हमारा इनमें से कोई नहीं है ना। हाँ, इसमें से एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्न से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार है। अगर नहीं हटा दिया जाए यहाँ, तो एक प्रकार है, कौन सा। सकारात्मक भी है, शारीरिक दंड भी है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ये सभी क्या है, पुनर्बलन के प्रकार हैं, है ना। क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, 2 प्रश्न बन गया इसमें से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। बालक का चिंतन किसके द्वारा बालक का चिंतन आत्मकेंद्रित के द्वारा, सजीवतावाद के द्वारा, यथार्थवाद के द्वारा, व्यक्तित्ववाद के द्वारा, है ना। किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है।
है ना, व्यक्तित्ववाद के द्वारा। किसके द्वारा? व्यक्तित्ववाद के द्वारा। हाँ, इसका एक प्रश्न और बन सकता है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। नहीं हटा दो तो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? आत्मकेंद्रित भी हो गया, सजीवतावाद भी हो गया, यथार्थवाद, इन तीनों में प्रदर्शित होता है ना, प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समूह शिक्षण है, कैसा है? संसाधनों और रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक समूह द्वारा शिक्षण शिक्षकों के अनुपलब्धि से निपटने का एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटना शिक्षण है। तो समूह शिक्षण क्या है ये देखना है ना। तो समूह शिक्षण का सही उत्तर क्या होगा? संसाधनों और रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक के समूह द्वारा शिक्षण ही समूह शिक्षण कहलाता है। सही उत्तर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मर्रे ने, है ना, मर्रे ने, बेलक ने, रॉबर्ट ने, रोजनबिंग ने, है ना, रोजनबिंग, है ना, किसने किया था? तो बेलक ने किया था। बाल अंतर्बोध सिद्धांत का, है ना, परीक्षण का सिद्धांत बेलक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? है ना, अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के समूह के एक पर्याय लक्ष्य रखना चाहिए। नई तकनीक नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उनके आकांक्षा स्तर को घटाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? नई तकनीकी और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर हमारा से होगा। ठीक है ना, अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को ये करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होता है ना? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो क्या होता है एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है उसके सामने। ठीक है ना, एक शिक्षक के सामने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक, है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ये देखना है, नहीं है ना। तो यह एक विद्यालय आधारित में मूल्यांकन है। विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सतत मूल्यांकन, है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो इसमें ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी, है ना। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है ना, यही सही नहीं है ना। और सतत मूल्यांकन के लिए सही क्या होगा? इसमें नहीं को काट दो तो एक प्रश्न और बन जाएगा कि सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही है ना। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन भी है, विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग, तो ये तीनों सही है ना। और सही नहीं है, ये सही नहीं है ना। चलिए इसमें 2 प्रश्न बन गया। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है ना, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, है ना, ये देखना है। तो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण के एक विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सकें, कड़ी निंदा की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करें, है ना। तो नियमित समावेशी शिक्षा यानी नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों के बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना ही समावेशी विद्यालय यानी सभी प्रकार के बालकों का, है ना, स्वागत करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण कर सकता है, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना, है ना। तो क्या करना होता है विद्यार्थियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना ही, है ना, एक शिक्षक कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है, ये देखना है। नहीं है ना? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक, है ना? क्या नहीं है? 18 का है ना, प्रश्न नंबर 18 का। तो इसमें से आध्यात्मिक नहीं है ना? अधिगम का क्षेत्र आध्यात्मिक नहीं है। और इसमें से नहीं, प्रश्न एक और बन सकता है कि निम्न से कौन सा अधिगम का क्षेत्र है? नहीं को अगर मिटा दें तो अधिगम का क्षेत्र कौन सा है? संज्ञानात्मक भी है, भावनात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, ये अधिगम का क्षेत्र हैं। और नहीं है कौन सा? अधिगम का क्षेत्र आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, क्या था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2000 का, है ना? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? 1986, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का ही परिणाम था, है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, है ना, कक्षा कक्ष प्रभावी है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर को अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है ना। तो 20 का क्या होगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है ना। इसका सही उत्तर आयु के अनुसार अधिक समझाती है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में पुनः